हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 को डील करने वाले हैं, यानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपके एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए एक ज़्यादा परसेंटेज का मार्क्स बनाता है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और उसे अच्छे से पढ़ते हैं, इसके एक एक टर्म को जानते हैं। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इसको देखना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी वो एबिलिटी, यानी एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, यंग वंस को प्रोड्यूस करना, ये भी ध्यान रखिएगा, यंग वंस को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोड्यूस यंग वंस मैंने बताया है, ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, ऑफ देयर ओन काइंड। तो अब ये जो डेफिनेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? डेफिनेशन बनेगी कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्षमता, वो योग्यता जिसकी वजह से वो अपनी जैसी संतान को उत्पन्न कर पाता है, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब हमको पढ़ना किस में है? एनिमल्स में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। क्या लिखा गया है? देखिए, इधर लिखा गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है, इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, ये बीच में ऐसा एक गैप है और इधर जो है वो फीमेल है और इधर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ बात होने वाली है। ओके, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब इसमें दो वर्ड का जानना जरूरी है। पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम सेक्सुअली है और एक दूसरा नाम है विविपेरस। पहले मैं सेक्सुअली बताता हूँ। सेक्सुअली का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल इंटू फीमेल, ठीक है, दोनों गेमीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो मेल गेमीट है और जो फीमेल गेमीट है दोनों की आवश्यकता होगी और आवश्यकता के बाद यानी दोनों का फ्यूज़न होगा। ठीक है, दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें हमको मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है गैमीट को प्रोड्यूस करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उसे हम सेक्सुअली बोलते हैं। ओके, अच्छा, विविपेरस की अगर हम बात करें तो यहाँ जो विविपेरस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो विविपेरस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो गिव बर्थ टू, ठीक है, गिव बर्थ टू बेबीज़। ठीक है, जो बेबीज़ को जन्म देते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस। यानी बहुत सारे एनिमल आप देखे होंगे जो रिप्रोडक्शन करने के लिए एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टली बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसे विविपेरस कहा जाता है। ठीक है, एक होता है ओवोपेरस जो एग प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है विविपेरस जो कि डायरेक्ट बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर क्या है? ह्यूमन के अंदर दोनों कैटेगरी है। क्या कौन सी है? एक तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और एक दूसरा ये विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करता है और ये बच्चों को भी जन्म देता है। अब जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। उन स्टेप्स को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वो ऐसे दिखाई देगा थोड़ा सा आपको कि देखिए, पहला जो स्टेप है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, पहले तो ह्यूमन बॉडी के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होगा तो उसे गैमेटोजेनेसिस कहलाया जाता है। ठीक है, ये स्टेप है, ये आगे चल के पढ़ने वाले हैं।
गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। यानी गैमिटो मतलब गैमीट, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। दूसरा देखिए ये डेफिनेशन है, यानी गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। आगे देखिए क्या है, दिया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी स्पर्म का ट्रांसमिशन, यानी स्पर्म एक जो है वो मेल गेमिट है जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, यानी फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है वो इंसर्ट किया जाता है या जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो प्रोसेस है उसका नाम है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, ठीक है। तो इसको सभी को आता है कि मेल और फीमेल गेमिट का जो फ्यूज़न होता है उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल्व, ठीक। यानी ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होना, डेवलपमेंट होना और उसका यूट्रस की वॉल से अटैच होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, इम्प्लांटेशन कहलाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट और उसका अटैचमेंट कहाँ पे, यूट्रिन वॉल में, उस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसका नाम है देखिए यहाँ पे लिखा गया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो ये यूट्रस के अंदर होता है और जब तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब तक के पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन। क्या बोलेंगे, जेस्टेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भकाल, ठीक है, जेस्टेशन बोलते हैं। तो ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। उस प्रोसेस, उस जो उतना जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसे हम जेस्टेशन बोलते हैं। सिक्स जो पार्ट है उसका नाम है डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो लास्ट में है वो बेबी की डिलीवरी हो जाती है और इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन बोलेंगे। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है वो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ देखेंगे। यहाँ पे जो बताया गया है, देखिए लिखा गया है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम डेवलप्स एट प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब होता है एक निश्चित अवस्था में, बॉय हो या गर्ल हो, एक निश्चित अवस्था में पहुँचने के बाद, ठीक है, यानी एट ए डेफिनिट टाइम, ठीक है, एट ए डेफिनिट टाइम। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्यूबर्टी होती है वो बॉयज़ में, यानी अगर हम देखेंगे तो बॉयज़ के अंदर अलग होता है और गर्ल्स के अंदर अलग होता है, ठीक है। दोनों की प्यूबर्टी अलग होती है। बॉयज़ जो गर्ल्स हैं उनमें जो प्यूबर्टी है वो जल्दी हो जाती है, बॉयज़ के अंदर थोड़ा सा लेट होता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी गर्ल्स के अंदर कम से कम वो 13 या 14 ईयर्स को अचीव होने के बाद वो प्यूबर्टी जो है वो डेवलप होने लगती है। ओके, तो प्यूबर्टी डेवलप होने पर, यानी प्यूबर्टी का टाइम आने पर ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ लिखा है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन्स जो होते हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जब डेवलप हो जाता है तो उसमें दो प्रकार के आर्गन्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक मतलब प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी आर्गन्स होता है। अच्छा, प्राइमरी आर्गन का काम क्या है, अगर आप देखेंगे ये मैंने लिख भी दिया है कि प्राइमरी आर्गन का काम होता है गैमीट प्रोड्यूस करना और सेक्स हार्मोन का प्रोड्यूस करना। मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा सा वो हो जाएगा कि जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइमरी ऑर्गन्स जो हैं वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और एक काम क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो आगे चल के मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको ज़्यादा डेवलप और फंक्शनल करता है। इसीलिए सेक्स हार्मोन को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। वो कौन है, प्राइमरी ऑर्गन्स हैं। अच्छा, अगर हम सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करें तो सेकेंडरी ऑर्गन्स जो हैं वो सेकेंडरी ऑर्गन्स ना तो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी ना ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ना ही सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये करते क्या है, ये गैमीट के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी जो गैमीट होता है उसके कंडक्शन में ये हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये इनका काम होता है गैमीट के कंडक्शन में हेल्प करना, यानी गैमीट्स को पहुंचाना, ठीक। आगे देखिए लिखा भी है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम मेल या फीमेल को बाहर से एक्सटर्नली जो है वो पहचान पाते हैं। यानी कुछ ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो
उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी पर्सन के अंदर जो दाढ़ी मूंछ है अगर वो है तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाता है, जिसकी वजह से हम मेल और फीमेल में थोड़ा सा पहचान कर पाते हैं दूर से, ठीक है, उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करता है। अब इसमें दो प्रकार के सिस्टम है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो पहले हम थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे की देखिए लिखा भी है, पहला आप समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहला जो पॉइंट है इसके बारे में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। पेल्विक रीजन यानी पेल्विक का मतलब होता है हिप रीजन, ठीक है, हिप रीजन, ठीक है, हिप रीजन में ये लोकेटेड होता है। ओके, पेल्विक रीजन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिप रीजन में जो है वो लोकेटेड होता है। यानी आप उसको बोलेंगे कि जो मतलब लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, यानी जो आपका एब्डोमेन है उसके नीचे, ठीक है, लोअर एब्डोमेन कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है वो लोकेटेड होता है हिप रीजन में। आगे लिखा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 4 फीचर्स होते हैं। पहला क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस की एक पेयर होती है जो कि एब्डोमिनल लिखा है कि लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये लोकेटेड होता है विद इन ए स्क्रोटम, ठीक है, विद इन ए स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है मैं यहाँ बताता हूँ कि स्क्रोटम क्या है। तो आप देखेंगे कि जो स्क्रोटम है वो एक पाउच है। क्या है, जो स्क्रोटम जो है वो एक पाउच है और ये पाउच जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। मैं अब इसको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, अभी नीचे लिखा भी है कि ये एक पाउच है जो एब्डोमिनल कैविटी से जो है वो बाहर होता है। दूसरा ये है, सेकंड है एसेसरी डक्ट, यानी कुछ डक्ट्स होती हैं, कुछ डक्ट्स होती हैं जो गैमीट को ट्रांसफ़र करती हैं। फिर लिखा है एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन या कोई विशेष प्रकार का सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं जो गैमीट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फिर आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो ऑर्गन होते हैं जो कॉपुलेशन में यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा लेते हैं, उसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 जो है वो पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। लिखा है स्क्रोटम इज़ कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर बदल देता हूँ ताकि ये दिखे। लिखा है कि स्क्रोटम इज़ कनेक्टेड विद एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी बाय इंग्यूनल कैनाल। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी से कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। और इस इंग्यूनल कैनाल से स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी ये एक प्रकार से ट्विस्टेड रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड उसको बोलते हैं। उसमें ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो इंग्यूनल कैनाल से पास होता है, ठीक है। और जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी में जो है कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो स्क्रोटम इज़ कनेक्टेड विद एब्डोमिनल या पेल्विक कैविटी किसके द्वारा, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा। और इस इंग्यूनल कैनाल के अंदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो पास होते हैं। अब देखिएगा ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है क्या। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर स्पर्मेटिक आर्टरी होती है, वेन होता है, नर्व होती है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये एक प्रकार से रस्सी जैसा स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या करता है ये भी देख लीजिए। इसका जो काम है वो ये है कि ये टेम्परेचर को लगभग 34 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा वहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए 34 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करता है, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इससे 3 डिग्री सेल्सियस, वही जो नीचे लिखा गया 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो स्क्रोटम है उसके अंदर कम होता है, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कम होता है उसी की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाता है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। क्योंकि अगर स्क्रोटम या जो स्क्रोटम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि जो टेस्टिस होती है वो हमारी बॉडी के आउटसाइड रीजन में
प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे स्पर्म बन नहीं पाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा हट के होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो टेम्परेचर रिसेप्टर्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रोटल मूवमेंट्स होता है, ठीक है। यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो जो स्क्रोटम है वो लूज़ हो जाता है और वो थोड़ा सा बॉडी से दूर हो जाता है। अगर स्क्रोटम का अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम है तो वो स्क्रोटम जो है वो बॉडी की तरफ खींच जाता है, ताकि टेम्परेचर को 34 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जा सके, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है कि जो स्क्रोटल मूवमेंट्स है उस वो होता क्यों है, वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए होता है और हीट लॉस के लिए होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के लिए जो है वो स्क्रोटम के जो मूवमेंट्स हैं वो होते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि स्क्रोटम मूवमेंट्स के अंदर यहाँ पे एक मसल्स दी गई जिसका नाम है क्रेमेस्टर मसल्स, ठीक। और क्रेमेस्टर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, स्क्रोटम का कॉन्ट्रैक्शन कराती है, यानी बॉडी की तरफ लेके जाती है। और एक डार्टोज मसल्स होती है, डार्टोज मसल्स होती है जो रिलैक्सेशन कराती है, ठीक है, यानी ये बॉडी से स्क्रोटम को दूर रखती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की मसल्स जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ध्यान रखने का जो इसको याद करने का तरीका वो है ये कि क्रेमेस्टर सी से स्टार्ट होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी, कम से कम इतना तो ध्यान आपको हो ही जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, आप देखिए इस स्लाइड को देखिए कायदे से। देखिए इसके अंदर हमको पढ़ना है, टेस्टिस पढ़ना है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ना है, ठीक है। टेस्टिस एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ेंगे। देखिए क्या है, देखा है जो टेस्टिस है वो ओवल होता है, ठीक है, ओवल यानी अंडाकार होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। यानी हम अगर देखेंगे तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इधर से इधर कितना है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती ट्यूनिका वेजाइनैलिस, दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ये इसकी जो है वो लेयर कहलाती है, यानी ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो वेजाइनैलिस जो है वो सबसे बाहर की लेयर है और ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो अंदर की लेयर है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है टेस्टिस इज़ डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट, ठीक है। यानी जो टेस्टिस होती है वो 250 कंपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइडेड होती है, जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, आप यहाँ देखिए ये, ठीक है, इसको अगर हम जूम करके दिखाते हैं आपको, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये देखिए, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे 250 कंपार्टमेंट जो है वो होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान, 250 कंपार्टमेंट यानी 250 कंपार्टमेंट, और इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। आगे देखिए, हर लोब्यूल में यानी ईच लोब्यूल में, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे 250 कंपार्टमेंट ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे 250 कंपार्टमेंट ऐसे बने रहते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर बना भी गया है। तो अगर हम एक कंपार्टमेंट को ऐसे ले लें, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे और अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए 250 कंपार्टमेंट है ना, तो इसको मान लिया मैंने एक कंपार्टमेंट ऐसे बना दिया। अब देखिएगा कि इस एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। यानी 1 से 3 का मतलब क्या हुआ कि लगभग 1 से 3 मतलब ऐसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे कॉइल्ड जो है वो ट्यूब्यूल्स होती हैं। 1 से 3 ऐसे ट्यूब्यूल होती हैं। देखिए ज़रा, ये देखिए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। लगभग 1 से लेकर 3 कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। अच्छा, अब हर ट्यूब्यूल, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ कि जैसे ये हमने देखिए एक ऐसे ट्यूब्यूल बना दी, ये देखिए, ठीक है, हमने ऐसे एक ट्यूब्यूल बना दी, ऐसे देखिए ये एक ट्यूब्यूल बनाई। अब इस ट्यूब्यूल को अगर हम ऐसे ये जो ट्यूब्यूल है वो अंदर से ऐसे लाइंड होती है, ठीक है, ऐसे लाइंड होती है। तो ये लाइंड होती है, तो इसकी लाइनिंग के अंदर मेल जर्म सेल्स पाई जाती हैं, यानी ऐसी सेल्स जो मेल गैमीट बनाएंगी, जो विच प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोटिक डिवीज़न। हाँ, जो आगे चल के स्पर्म बनाएगा, किसके द्वारा, मियोसिस डिवीज़न के द्वारा, ठीक है। तो मियोसिस डिवीज़न के द्वारा
मतलब जो मेल जर्म सेल है वो स्पर्म जो है वो बनाएगी। आगे लिखा है इन्हीं जर्म सेल यानी इन्हीं जर्म सेल के बीच में कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स जो है वो पाई जाती हैं जो कि मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक, यानी मेल जर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल जर्म को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हुआ, ठीक। अब क्या होगा इसके अंदर हम ये भी देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा कलर बदल रहा हूँ, मैं इसको येलो ले लूँ, ग्रीन ले लूँ, ठीक है, येलो ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल्स है, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारी सेल्स होती हैं, इस तरीके की सेल देखें, ऐसे बहुत सारी सेल्स, ठीक है। अब इन्हीं सेल्स को बोला जाता है मेल जर्म सेल्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल, ठीक है, इसे बोलेंगे मेल जर्म सेल, ठीक है। अब इसी सेल्स के बीच बीच में, ठीक है, यानी इसी सेल्स के बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो कुछ और सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे देखें बनाए दे रहे हैं, ये ऐसे सेल्स ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है। और इन सेल्स को बोला जाता है सर्टोली सेल्स। क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है कि ये नरिशमेंट देती हैं किसको? मेल जर्म सेल को, ठीक है, ये नरिशमेंट देती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नरिशमेंट देती हैं। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं अभी इस ये जो दिखाया गया है ये वाला मतलब ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसको मैं अभी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कहा गया है इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर मतलब उसी जो क्या नाम है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसी के बीच में कुछ इंटरस्टिशियल यानी कुछ जगह होती है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग सेल्स, और लीडिंग सेल्स का काम क्या है? लीडिंग सेल का काम है, एक हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन, इसको बनाना और इसको सिक्रीट करना, ये इसी का काम है। किसका? लीडिंग सेल्स का। तो आप ध्यान रखिएगा, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं जो कि एंड्रोजन की सिंथेसिस भी करता है और सिक्रीशन भी करता है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो टेस्टिस का फंक्शन, जब टेस्टिस के फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम, टेस्टिस के फंक्शन के बारे में, तो टेस्टिस का काम क्या है? सबसे पहला काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना। फिर दूसरा काम है सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन, यानी मेल हार्मोन का सिक्रीशन करना, ये इसका दूसरा काम है, ओके। यानी सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन जो है वो इसका दूसरा काम है। आगे देखते हैं, अब इसके कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया था टेस्टिस वाला पार्ट हो ही गया। अब आते हैं मेल एसेसरी डक्ट, ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट। अब इसमें देखिए जरा, मैंने इस जो डायग्राम था उसको मैंने फिर से यहाँ पे लिया है उसको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे मेल एसेसरी डक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ये है कि मेल एसेसरी डक्ट जहाँ से क्या नाम है, अरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है मेल जर्म सेल के द्वारा स्पर्म को बनाता है, फिर वो स्पर्म वहाँ से आएगा तो वो किसी डक्ट के माध्यम से आएगा, उसी डक्ट को बोलते हैं मेल एसेसरी डक्ट। ये वो डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिस से ट्रांसपोर्ट करके आउटर रीजन पे लाएगी, ठीक है, ये इसीलिए इसको मेल एसेसरी डक्ट जो है वो बोलते हैं। पहले हम इसे देख लेते हैं, एक बार जूम कर करके हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम डायग्राम की तरफ उसको ले चलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार कलर बदल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान दें। देखो लिखा भी है कि मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट में आपने पढ़ा तो मेल एसेसरी डक्ट में क्या है कि मेल एसेसरी डक्ट में देखिए लिखा है पहला इट इज़ ए मतलब रेटी टेस्टिस, यानी ये डक्ट का नाम है रेटी टेस्टिस। पहले सबसे पहला रेटी टेस्टिस जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट टच में होता है। उसके बाद जो होता है उसे बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया, क्या बोलेंगे? वासा एफ्रेंशिया। फिर है एपिडिडाइमस, फिर है मतलब थर्ड के बाद उसके बाद फोर्थ है, उसका नाम है फोर्थ है उसका नाम है वासा डिफरेंस। यहाँ थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, इसको काट दीजिए आप, इसे वासा डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, वासा डिफरेंस, ठीक है, वासा डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे आगे देखो लिखा भी है कि वासा एफ्रेंसिया ओपन करता है कहाँ पे? वासा डिफरेंस में, ठीक है, तो वासा डिफरेंस में ओपन करता है। अभी देख लीजिएगा डायग्राम के हेल्प से, आप परेशान मत हो। आगे यहाँ पे लिखा है
कि जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस एक डक्ट को रिसीव करता है, कहाँ से? सेमाइनल वेसिकल से, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करता है। जिसे जैसे एग्जाम्पल के मान लिया कि ये वासा जो ये मान लेते हैं कि ये वासा डिफरेंस है, ठीक है, और इधर से मान लिया कि एक सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट आके इसमें ज्वाइन हुई। तो जब ये ज्वाइन होगी तब ये वाली जो डक्ट होगी, अब ये दोनों कंबाइंड डक्ट हो गई ना, तो इसलिए अब इसका नाम बदल जाएगा, उसका हो जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। क्या हो जाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट। तो वही लिखा है कि वासा डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करता है और यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो यूरेथ्रा में जो ओपन होता है तो उसका नाम इजाकुलेटरी डक्ट हो जाता है। आगे क्या लिखा है? जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस जो है वो स्पर्म को स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है, स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, फिर से देखते हैं हम। फिर लिखा है यूरेनरी ब्लैडर। जो यूरेनरी ब्लैडर है वो ओपन होता है कहाँ पे? यूरेथ्रा में। किसके द्वारा? यूरेथ्रल मीटस से। ये बहुत आसान था, ये तो आप तो जानते हैं कि यूरेनरी ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा में ओपन करेगा। किसके द्वारा? यूरेनरी ब्लैडर जो है वो ओपन होता है यूरेथ्रा में। किसके द्वारा? यूरेथ्रल मीटस के द्वारा। आगे लिखा है एपिडिडाइमस 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक का नाम कापुट है, फिर कॉर्पस है, फिर काउडा है, ठीक है, कापुट, कार्पस और काउडा। ये एपिडिडाइमस 3 पार्ट में जो है वो डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड मतलब डिफरेंशिएटेड होता है। आगे यहाँ पे लिखा है कि जो एपिडिडाइमस है उसका काम क्या है? तो ये स्पर्म को स्टोर करेगा, एक मतलब कुछ फ्लूइड को सिक्रीट करेगा जो कि आगे चल के स्पर्म को जो है वो मैच्योर करेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए अब डायग्राम देखें, डायग्राम सहित देख लें हम। तो थोड़ा सा हम डायग्राम को भी एक बार जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, देखिए इसमें आप देखिए कि ये पहली जो लेयर है यहाँ पे देखिए, सबसे आउटर लेयर उसका नाम ट्यूनिका वेजाइनैलिस है। फिर बीच में है उसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ठीक। यहाँ पे कुछ एरिया देखिए, ये सेप्टा कहलाता है, जिसमें एक मतलब जो ट्यूब्यूल है दूसरे ट्यूब्यूल से बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, मतलब एक चैम्बर जो है, ठीक है, लोब जिसको बोलते हैं वो अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो सेप्टा से डिवाइडेड है। लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफरस ट्यूब्यूल है, ठीक, स्ट्रेट ट्यूब्यूल है। यहाँ पे देखिए ये रेटी टेस्टिस से स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो रेटी टेस्टिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ लिखा इफरेंट डक्ट्यूल्स, ये आगे चल के एपिडिडमिस में आया। अब देखिए यहाँ पे एपिडिडमिस का जो पार्ट है वही मैंने आपको यहाँ बताया था। फिर इसी के अंदर हेड, बॉडी और टेल, जो आगे चल के यहाँ पे नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं डक्टस डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पोस्टीरियर रीजन पे आके यहाँ पे पहुँचता है। क्लियर है? ये एंटीरियर रीजन है इसका, ये इसका पोस्टीरियर रीजन है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको देखिएगा। चलिए आगे की तरफ देखेंगे। आगे की तरफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने अभी और बताया था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो पेनिस है, ठीक है, जो कि एक मेल कॉपुलेटरी आर्गन है, एक मेल कॉपुलेटरी आर्गन है। मेल कॉपुलेटरी आर्गन का मतलब होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्प करता है, और ये एक रिप्रोडक्टिव आर्गन है जो कि यूरेनिल डक्ट के रूप में भी प्रोड्यूस करता है, जो यूरिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया में भी शामिल होता है। अब जो ये पेनिस है उसका क्या मकसद है, या जो पेनिस है वो क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज़ अ सिलेंड्रिकल मास ऑफ एरेक्टाइल टिश्यू, ठीक। ये एक सिलेंडर जैसा मास है जो कि जिसके अंदर टिश्यूज़ पाई जाती हैं, और ये टिश्यूज़ कैसी होती हैं? एरेक्टाइल। एरेक्टाइल का मतलब होता है कि ऐसी टिश्यूज़ जिसमें बहुत जो स्पॉन्जी हो, कैसा हो? स्पॉन्जी हो, ठीक है। यानी स्पॉन्जी का मतलब होता है जिसमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और इसके अंदर, स्पॉन्जी के बाद इसके अंदर ब्लड फिल होता हो, ठीक है, ब्लड फिल होता हो, ठीक है, जिसकी वजह से इसका एक्सपेंशन और इसका कॉन्ट्रैक्शन होता हो। यानी जब ब्लड फिल हो जाता हो तब ये एक्सपैंड कर जाता है, और जब ब्लड वापस आ जाता है तो ये रिलैक्स हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि ये एक सिलेंड्रिकल मास है एरेक्टाइल टिश्यू का, जिसमें 2 डॉर्सल और 1 वेंट्रल, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 डॉर्सल एंड एक वेंट्रल टिश्यूज़ पाई जाती हैं। तो जो डॉर्सल है उसे बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक,
और जो वेंट्रल है उसका नाम है कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ जो है ना, ये देखिए एक एक ये और एक ये, देखिए दो है, इसे बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसम। ठीक है, और ये जो बीच में है ये, इसको बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पॉन्जियोसम। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, आगे देखिए इसका जो इंड है, ठीक है, यानी जो ये जो पेनिस है उसका जो इंड है वो थोड़ा सा इनलार्ज रहता है, जो ग्लैंस बनाता है। क्या बनाता है? ग्लैंस बनाता है। ठीक, और ये जो ग्लैंस है, ग्लैंस पेनिस बनाता है और ये एक स्किन के द्वारा कवर्ड होता है, उस स्किन को बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस जो है वो बोला जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये कहलाता है ग्लैंस। देखिए है ना, ये देखिए ये ग्लैंस कहलाता है, ये ग्लैंस कहलाता है। इसके ऊपर एक स्किन कवर्ड होती है जिसको हम प्रीप्यूस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। ये देखिए लिखा है मेल एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, अभी तो डक्ट हो गया ना, अब मेल एसेसरी ग्लैंड इसके अंदर पढ़ना है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड का मतलब होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड का क्या मतलब? ऐसी ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है और वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो पहली जो ग्लैंड है उसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल देखिए लिखा भी है, इट फॉर्म 60 to 70% ऑफ द सीमेन। ठीक है, अब मैं सीमेन अभी बाद में बताऊंगा क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ये सीमेन का 60 से 70% हिस्सा जो है वो बनाता है कौन? सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन। ठीक है, यानी सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है जिसका जो सिक्रीशन है, यानी जो भी सिक्रीशन है, इसका जो भी सिक्रीशन है वो सीमेन का 60 से 70% हिस्सा बनाता है और इसका पीएच होता है 7.5 7.4। ठीक है, अब 7.4 है तो इसका मतलब वो एल्कलाइन होगा। ठीक है, एल्कलाइन होगा। आगे लिखा है कि ये वासा डिफरेंस से कंबाइन होता है। मैंने अभी पीछे बताया भी था कि जब ये वासा डिफरेंस से कंबाइन होता है तो ये इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। दूसरी चीज़, ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, यानी जब सीमेन पास होने वाला होता है उससे पहले सेमाइनल वेसिकल जो है वो सिक्रीशन, उससे पहले या उसी के साथ में जो सिक्रीशन करता है तो वो यूरेथ्रा की एसिडिटी और वेजाइनल ट्रैक्ट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक, आगे देखिए सेमाइनल वेसिकल के अंदर क्या क्या होता है, यानी उसका जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला होता है, उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज करता क्या है? तो ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी जो स्पर्म है उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। प्रोस्टोग्लैंडिन क्या करेगा? प्रोस्टोग्लैंडिन जो है वो क्या करेगा कि फीमेल बॉडी के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, यानी जब फीमेल की बॉडी में जब जाएगा, इंसेमिनेशन होगा, तो वहाँ पे जो प्रोस्टोग्लैंडिन है जो कि सेमाइनल वेसिकल से रिलीज़ हुआ है वो जाएगा और वहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फीमेल ओविडक्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ताकि उनको चढ़ने में थोड़ा सा हेल्प हो। तीसरा है जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो कोगुलेशन कराएंगे किसका? स्पर्म का। कब? इजाकुलेशन के बाद। ठीक है, तो ये सेमाइनल वेसिकल का जो है वो वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना फिश साइज स्ट्रक्चर, ये वाला, ये कहलाता है सेमाइनल वेसिकल। और ये जो आई है ट्यूब, ये वाली, इसे बोलते हैं वासा डिफरेंस, यानी वीडी, वासा डिफरेंस इसको हम बोलते। और ये दोनों आपस में ज्वाइन होगी तब यहाँ बनेगा क्या? इजाकुलेटरी डक्ट बनेगा। ठीक है, और इसी के बगल में यानी ये वाला एक देखो, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये पेयर्ड है। ठीक है, यानी जो सेमाइनल वेसिकल है वो पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या है? एक ही है, यानी सिंगल ही है, जो कि आप देखिए इसका शेप कैसा है ना, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो एरिया है ना, ये कहलाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाता है। और यहाँ पे देखिए ये एक और ग्लैंड है, इसका नाम है बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर है और इधर भी है, यानी ये भी पेयर्ड है और इसको बोलते हैं बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। तो इस तरीके से ये ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होती है। ओके, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे की तरफ देखें, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बनाया भी है,
अभी देखिए पहले हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि इट इज़ नॉट पेयर्ड, ये पेयर्ड नहीं होता है और ये सीमेन का 20 से 30% यानी 20 to 30% बनाता है। और ये एक अल्कलाइन होता है, ये भी अल्कलाइन होता है और ये एक मिल्की फ्लूइड होता है। मिल्की मतलब होता है ऐसा फ्लूइड जो मिल्क जैसा होता है। अच्छा, इसका शेप कैसा है? चेस्टनट शेप, चेस्टनट शेप जो है वो होता है। ठीक, इट सराउंड्स द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है। मैंने भी पीछे दिखाया कि ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है। दूसरा यहाँ पे इट सीक्रेट द साइट्रिक एसिड, ये साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज और एमाइलेज। ठीक है, यानी दो हैं, एसिड फॉस्फेटेज और एमाइलेज। ये प्रोस्टोग्लैंडिन को सिक्रीट करता है जो कि स्पर्म को एक्टिवेट करता है ताकि वो स्विम कर सके। कहाँ पे? तो आप बोलेंगे यूट्रस में जो है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर वो स्विम कर सके। तो ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए आप थोड़ा सा जूम करके, ये वासा डिफरेंस है, ये आपका सेमाइनल वेसिकल है और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखिए वासा डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल आपस में मिलते हैं तो बनता है इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी जहाँ इजाकुलेटरी डक्ट बनता है उसी के नीचे प्रोस्टेट होता है। ठीक है, ये देखिए लिखा भी है कि ये सेमाइनल वेसिकल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि तीसरी जो ग्लैंड है उसका नाम है बल्बो एरेथ्रल ग्लैंड, इसी का नाम है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, दो प्रकार से इसका नाम है, काउपर्स ग्लैंड ये कहें आप या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आप कहें, बात एक ही है। ठीक, ये भी कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। यानी जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये इसका जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है? अल्कलाइन होता है। मैंने अभी दिखाया भी था कि ये पेयर्ड होता है, यानी दोनों तरफ होता है। पी साइज होता है, मटर के दाने के बराबर होता है, ये ग्लैंड है और यूरेथ्रा के चारों तरफ होता है। ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी चीज़, इसमें म्यूकस क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये पेनिस और यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, यानी चिकना करता है। ठीक है, ये होता है पेनिस और यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने का काम, तो ये होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है सीमेन। ठीक है, सीमेन क्या है? इतनी देर से आप बार बार सुन रहे हैं कि सीमेन का इतना परसेंट बनाता है, सीमेन का उतना परसेंट बनाता है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझें। देखिए लिखा भी है कि जो सीमेन है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो सीमेन है तो इसमें यहाँ कहा गया कि सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, किसका? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसे हम बल्बोथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, और स्पर्म, इन चारों को मिला के क्या कहा जाता है? सीमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेन कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ें कंबाइन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीमेन बोलते हैं। आगे देखिए लिखा क्या है, सीमेन के अंदर 200 से 300 मिलियन, जिसको हम हिंदी में 20 से 30 यानी 20 to 30 करोड़ बोलते हैं, इतने स्पर्म आपको सीमेन में मिलेंगे। ठीक है, एक सिक्रीशन में आपको इतने मिलेंगे। इसका जो पीएच होता है वो 7.35 से लेकर 7.50 होता है जो कि एल्कलाइन होता है। ठीक है, जो कि एल्कलाइन होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो सीमेन का जो फंक्शन है वो सबसे पहला फंक्शन है स्पर्म ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, सीमेन एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म का ट्रांसमिशन किया जाता है। दूसरी चीज़, नरिश स्पर्म, स्पर्म का नरिशमेंट भी किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेमाइनल वेसिकल और साइट्रिक एसिड, ये सेमाइनल वेसिकल हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, ये सब सिक्रीशन देते हैं जो कि स्पर्म को नरिश भी करता है। दूसरी चीज़, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी चीज़, प्रोटेक्ट स्पर्म, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, उसके एब्रेशन से जो है वो बचाता है। क्लियर है? तो ये सारी प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कंप्लीट किया। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।